भारत में डुप्लेक्स का उत्थान और पतन। जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स 1697 में पैदा हुए, एक धनी किसान जनरल ऑफ टैक्स और इंडीज की कंपनी के महानिदेशक के पुत्र थे। कथित तौर पर अपने पिता के प्रभाव के आधार पर उन्हें 1720 में पौंडीचेरी में एक उच्च पद मिला। पौंडीचेरी में उन्होंने निजी व्यापार से बहुत पैसा कमाया, जिसे तब फ्रांसीसी कंपनी के नौकरों को अनुमति दी गई थी। दिसंबर 1726 में फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में भारी बदलाव और उससे उत्पन्न कुछ भ्रमों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 1730 में डुप्लेक्स ने अपना केस जीत लिया और मुआवजे के रूप में चंद्रनगर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 1741 में उन्हें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें मुगल सम्राट और दक्कन के सूबेदार द्वारा नवाब की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुजफ्फर जंग। इतिहासकारों के अनुसार डुप्लेक्स में एक व्यापक दृष्टि के साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि होने के अलावा एक प्रशासक, एक राजनयिक और एक नेता के गुण थे। प्रशासक की भूमिका में डुप्लेक्स 1741 में डुप्लेक्स पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पौंडीचेरी को कई समस्याओं का सामना करते हुए पाया, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अराजक स्थिति। इनके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को दी गई प्राथमिकता के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्च में भारी कटौती की मांग की। इसलिए डुप्लेक्स ने अपनी परिषद के विरोध और संतुलित आय और व्यय के साथ साथ अधिकारियों के वेतन में कटौती के बावजूद सार्वजनिक व्यय को कम कर दिया। हालांकि उन्होंने बस्तियों के किलेबंदी के मामले में निदेशकों की अवज्ञा करने का फैसला किया। उन्होंने पौंडीचेरी की सुरक्षा बढ़ा दी, यहाँ तक अपनी निजी संपत्ति से एक बड़ी राशि भी खर्च कर दी। उन्होंने उपनिवेश के व्यापार को विकसित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाकर पौंडीचेरी को दक्षिण भारत में वाणिज्य का एम्पोरियम बना दिया। बाद में कंपनी के निदेशकों ने निदेशकों के विरोधाभास में भी सही निर्णय लेने के लिए डुप्लेक्स की प्रशंसा की। डुप्ले एक मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में पहले 2 कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण डुप्लेक्स की कूटनीति को एक ऐसे नेता के रूप में साबित करता है जिसने भारत की यूरोपीय विजय के मार्ग की कल्पना की थी। डुप्लेक्स ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजों को अपने क्षेत्रों में युद्ध करने से रोकने के लिए किया ताकि पौंडीचेरी में फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा तब तक की जा सके जब तक कि फ्रांसीसी सेना पर्याप्त ताकत हासिल नहीं कर लेती। बदले में अंग्रेजों की हार के बाद नवाब को मद्रास देने का वादा किया गया था, लेकिन डुप्लेक्स ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए किया। नवाब को मद्रास नहीं दिया और उसे सेंट थॉम 1746 में भी हराया। डुप्ले ने इतिहास के उदाहरणों का हवाला देते हुए एडमिरल ला बोर्डोनाइस को अंग्रेजों से किए गए वादों को तोड़ने के लिए आश्वस्त किया कि कुछ परिस्थितियों में किए गए वादे कभी बाध्यकारी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि गवर्नर जनरल का पद श्रेष्ठ था, नौसेना के कमांडर के लिए कॉम्पैक्ट ने बीच में प्रवेश किया। उत्तरार्ध और अंग्रेजी अल्ट्रावायर्स थे, इस प्रकार वह करने में सक्षम था। अपने अधीनस्थ को वह करने के लिए मनाना जो अनैतिक माना जाता था। सामान्य शब्द, लेकिन किसी के राष्ट्र के लिए सबसे उपयुक्त। डुप्लेक्स भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। उन्होंने हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया और उनके उम्मीदवार सफल हुए और बदले में डुप्लेक्स को बड़ी रियायतें दी। डुप्लेक्स वास्तव में सहायक के अभ्यास के प्रवर्तक थे। भारत में गठबंधन। उन्होंने हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना को रखा। सूबेदार का खर्चा। डुप्लेक्स भारत में विफल क्यों हुआ कि प्रारंभिक हार के कारण 1754 में डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था।
दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना और डुप्लेक्स के राजनीतिक निर्णयों के कारण कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई इतिहासकारों ने निर्देशकों द्वारा डुप्ले को वापस बुलाने को एक बड़ी भूल अमेरिका में मुद्दों पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक समझौते का परिणाम कहा है। हालांकि कुछ कमजोरियां थीं डुप्लेक्स में भी, जिसे संक्षेप में निम्नानुसार रखा जा सकता है। 1. डुप्ले एक अति संवेदी स्वभाव से पीड़ित था। वह बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक आशा करता था, इस प्रकार गंभीर परिस्थितियों में लाभ खो देता था। डुप्लेक्स के साथियों को उसका निरंकुश व्यवहार पसंद नहीं आया और कई मौकों पर इस बात को लेकर उससे झगड़ा भी करता था। डुप्लेक्स कार्रवाई का आदमी नहीं था। उसने एक अभियान की योजना बनाई, अपने लेफ्टिनेंटों को निर्देशित किया, लेकिन लॉरेंस या क्लाइव जैसे युद्ध के मैदान में कभी भी सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी त्रिचिनोपोली 1752-53 पर कब्जा करने में विफल रहे क्योंकि डुप्लेक्स द्वारा सोची गई योजनाओं को उनके कमांडरों द्वारा कार्रवाई में नहीं बदला जा सका। परिणाम फ्रांसीसी अधिकारियों ने डुप्लेक्स की नीति में शामिल भारी वित्तीय नुकसान से नाराज होकर 1754 में उसे वापस बुलाने का फैसला किया। गोडेहू ने भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के रूप में डुप्लेक्स का स्थान लिया। गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की नीति अपनाई और उनके साथ एक संधि संपन्न की। अंग्रेज और फ्रांसीसी इसमें हस्तक्षेप नहीं करने पर सहमत हुए। विचारों: भारत में डुप्लेक्स और क्लाइव के बीच संघर्ष, आरकोट की रक्षा और हमारे भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए किए गए कार्य। यह सभी घटनाएं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वर्चस्व के लिए एक हताश संघर्ष का हिस्सा थीं। J.R. सीली। हम डुप्लेक्स को ट्रांसमरीन प्रभुत्व के लिए उस लंबी और कठिन प्रतियोगिता के लघु भारतीय प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं, जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। हालांकि यह उनकी शक्ति से परे था कि दोनों में से अंतिम भाग्य को प्रभावित कर सके। भारत में राष्ट्र, और यद्यपि उनकी योजनाओं का परिणाम यह था कि हमने फ्रांसीसी के खिलाफ अपने लिए वह सब कुछ हासिल किया जो फ्रांसीसी हमारे खिलाफ अपने लिए हासिल करने का इरादा रखते थे। क्लाइव। इसके अलावा यह निश्चित है कि एक भारतीय साम्राज्य की अवधारणा पहले से ही डुप्लेक्स के अलावा अन्य लोगों द्वारा बनाई गई थी, और एक से अधिक स्पष्ट पर्यवेक्षकों ने महसूस किया था कि एक यूरोपीय शक्ति द्वारा पूरे देश को कितनी आसानी से वश में किया जा सकता है। अल्फ्रेड लायल देशी राजकुमारों के झगड़े। इसके अलावा प्रत्येक पक्ष को संधि के समय वास्तव में उनके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों के कब्जे में छोड़ दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में गंभीर नतीजों के डर ने फ्रांसीसियों को भारत में शत्रुता को स्थगित करने के लिए प्रेरित किया। निहितार्थ यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय सफलता के लिए भारतीय सत्ता का चेहरा आवश्यक नहीं रह गया था, बल्कि भारतीय सत्ता स्वयं यूरोपीय समर्थन पर निर्भर होती जा रही थी। कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में सलाबत जंग संरक्षक के बजाय ग्राहक बन गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63 पृष्ठभूमि यूरोप में, जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था, तो 7 वर्षीय युद्ध 1756-63 शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर विपरीत दिशा में थे। भारत में युद्ध का कोर्स 1758 में काउंट डे लैली के तहत फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज आक्रामक हो गए और मसूलीपट्टनम में एडमिरल डी आचे के तहत फ्रांसीसी बेड़े पर भारी नुकसान पहुंचाया। वॉन्डिवोश की लड़ाई। तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वॉन्डिवोश या वंदवासी में अंग्रेजों द्वारा जीती गई थी। अंग्रेजों के जनरल आयरे कूट ने काउंट थॉमस आर्थर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया और बस्सी को बंदी बना लिया।
16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले पौंडीचेरी को 8 महीने तक लल्ली द्वारा वीरतापूर्वक बचाव किया गया था। जिंजी और माहे के नुकसान के साथ भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। लैली लंदन में युद्ध के कैदी के रूप में ले जाने के बाद फ्रांस लौट आया, जहां उसे कैद कर लिया गया और 1766 में उसे मार दिया गया। परिणाम और महत्व: तीसरा कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। हालांकि पेरिस की शांति की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसियों को उनके कारखाने बहाल कर दिए, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव गायब हो गया। इसके बाद भारत में अपने पुर्तगाली और डच समकक्षों की तरह फ्रांसीसी ने खुद को अपने छोटे परिक्षेत्रों और वाणिज्य तक सीमित कर लिया। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए, क्योंकि डच पहले ही 1759 में बेदारा की लड़ाई में हार चुके थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा निर्णायक घटना के रूप में माना जाता है, जिसने भारत पर अंतिम ब्रिटिश शासन लाया। हालांकि इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उपमहाद्वीप के नियंत्रण के लिए सही मोड़ 1760 में वॉन्डिवॉश में फ्रांसीसी सेना पर ब्रिटिश सेना की जीत थी। वॉन्डिवॉश की जीत ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कोई यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी नहीं छोड़ा। राय: जबकि अंग्रेजों को बंगाल से भोजन और धन की आपूर्ति, यूरोप से पुरुषों की भर्ती और उनकी उत्तरी बस्तियों से अनाज प्राप्त हुआ, फ्रांसीसी को भूमि द्वारा श्रमसाध्य रूप से कुछ भी नहीं मिला। पहले को लगातार मजबूत किया गया, दूसरे को लगातार कमजोर किया गया, और इसने कूटे को मैदान में लैली पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित करने और पौंडीचेरी की दीवारों के भीतर उसे घेरने में सक्षम बनाया। H.H. डोडवेल, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम वी। इस प्रकार वे संपूर्ण के शासन को संभालने के लिए तैयार थे। देश: गौरतलब है कि वॉन्डिवॉश की लड़ाई में मूल निवासियों ने दोनों सेनाओं में सिपाहियों के रूप में सेवा की थी। यह सोचने पर मजबूर करता है, चाहे कोई भी पक्ष जीता हो, यूरोपीय आक्रमणकारियों के लिए भारत के पतन के बारे में एक अनिवार्यता थी। उस समय की भू राजनीति के प्रति संवेदनशीलता की कमी के साथ साथ देशी शासकों की दूरदर्शिता का भी अभाव था। अंग्रेजी सफलता के कारण और फ्रेंच विफलता: अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम थी, इससे लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। इस पर कम सरकारी नियंत्रण के साथ यह कंपनी सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना जरूरत पड़ने पर तत्काल निर्णय ले सकती थी। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी राज्य की चिंता थी। इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया गया था और सरकार की नीतियों और निर्णय लेने में देरी से प्रभावित हुआ था। अंग्रेजी नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से श्रेष्ठ थी। इसने भारत और फ्रांस में फ्रांसीसी संपत्ति के बीच महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क को काटने में मदद की। अंग्रेजों के पास 3 महत्वपूर्ण स्थान थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पौंडीचेरी। फ्रांसीसी ने अपने व्यावसायिक हितों को क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के अधीन कर दिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी को धन की कमी हो गई। अपने साम्राज्यवादी इरादों के बावजूद अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक हितों की कभी उपेक्षा नहीं की। इसलिए उनके पास अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ युद्धों में महत्वपूर्ण रूप से मदद करने के लिए हमेशा धन और परिणामी वित्तीय स्थिति थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारक ब्रिटिश खेमे में कमांडरों की श्रेष्ठता थी। अंग्रेजी पक्ष के नेताओं की लंबी सूची की तुलना में सर आयर कूटे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और कई अन्य फ्रांसीसी पक्ष में केवल डुप्लेक्स थे। व्यापार में माल के बारे में शुरू में विभिन्न यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों द्वारा सूरत जैसे बंदरगाह शहरों में गतिविधियों के बारे में खाते हैं, जो उन जटिल कदमों का विवरण देते हैं जो सामूहिक रूप से
भारतीय कहे जाने वाले कपड़ों के निर्माण में गए थे। सूती लॉन्ग क्लॉथ आमतौर पर 35 से 50 मीटर लंबाई, सलेम्पोज मुख्य सूती कपड़े और मोरिस बेहतर गुणवत्ता वाले सूती कपड़े की बहुत मांग थी। अन्य वांछित कपड़े चित्रित कपड़े और प्रिंट, रेशम और रंग थे। यह वस्त्र न केवल यूरोप में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी मांग में थे। यूरोपीय लोगों के आने से पहले भारतीयों ने सदियों से वस्त्रों का व्यापार किया था। चीन, जापान और इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय कपास अपने हल्के वजन फिर भी मजबूत गुणों के लिए लोकप्रिय थी। जब डच, अंग्रेजी और फ्रेंच ने भारत से सामग्री हासिल की, तो यह न केवल उनके घरेलू देशों के लिए था, बल्कि मलक्का या जावा में परिवहन के लिए था। उदाहरण के लिए, जहां उनका मसालों के लिए व्यापार किया जाता था। 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसी ने विशेष रूप से द्वीप बाजारों के लिए विशेष रूप से बुने हुए रंगीन पैटर्न वाले रुमाल थे, जो एक सफल उद्यमशीलता प्रयास साबित हुआ। वस्त्रों और मसालों के व्यापार का एक परिणाम दासों का व्यापार था। आमतौर पर यह माना जाता है कि दास व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, नई दुनिया से संबंधित है, लेकिन यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार ने भी गुलामी को बनाए रखने में मदद की। फ्रांसीसी जहाज यूरोपीय सामान को एशिया ले गए, जहां उन्होंने कौड़ी के गोले और भारतीय वस्त्र प्राप्त किए जो पश्चिम अफ्रीका में अत्यधिक मूल्यवान थे। व्यापारियों ने अफ्रीका में इन सामानों का आदान प्रदान दासों के लिए किया, जिन्हें अमेरिका में फ्रांस के उपनिवेशों में भेजा गया था। ये सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन का कहना है, सकल पूरा हो गया था जब अमेरिका से चीनी और अन्य सामान बोर्ड पर लादकर फ्रांस वापस भेज दिए गए थे। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया, तो उन्होंने पहले से ही एक अच्छी तरह से स्थापित जटिल आर्थिक प्रणाली, उत्पादन, बातचीत, वितरण और वितरण के एक जटिल नेटवर्क में प्रवेश किया। बड़े वाणिज्यिक बेड़े के साथ साथ समृद्ध तट आधारित व्यवसाय भारतीय व्यापारियों द्वारा चलाए जाते थे। बुनकरों और व्यापारियों ने ओवरलैंड फ्रेट ऑपरेटरों और दलालों के साथ काम किया, जिन्होंने निर्यातकों और जहाज मालिकों के साथ काम किया। इन एजेंटों को वाणिज्यिक विशेषाधिकारों के लिए स्थानीय राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करनी पड़ती थी। यूरोपीय व्यापारियों को अच्छी तरह से स्थापित नियमों और प्रथाओं को सीखना था और स्वदेशी दूतों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करना था। सभी यूरोपीय व्यापारिक समूहों के कारखाने व्यवहारिक रूप से एक ही स्थान पर पाए जाने थे। भारतीय व्यापार के चरम पर भारतीय वस्तुओं की मांग बुनकरों और अन्य कारीगरों द्वारा आपूर्ति से अधिक हो गई। फिर भी शुरू में कोई गंभीर प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। लेकिन एथरी ने तुलना की कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए। एंगा, बेमेर फोरेट और टोकल बिजनेस प्रैक्टिस और कस्टम वेयर में बेहतर कन्वर्जेंट अपने कारखाने की चौकियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत बड़े उद्योगपति शहरों में विस्तारित करने में सक्षम थे। धीरे धीरे इन वाणिज्यिक गढ़ों ने राजनीतिक परिक्षेत्रों को फरसा दिया, जो अक्सर अंग्रेजों को अपनी शक्ति और नियंत्रण को पूरे भारत में विस्तारित और समेकित करने में सक्षम बनाते थे। द डांस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 में उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास ट्रांक्यूबार में एक कारखाने की स्थापना की। उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के निकट सैरामपुर में थी। डेनिश कारखाने, जो किसी भी समय महत्वपूर्ण नहीं थे, 1845 में ब्रिटिश सरकार को बेच दिए गए थे। डैन वाणिज्य की तुलना में अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए बेहतर जाने जाते हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ अंग्रेज क्यों सफल हुए? नए समुद्री मार्गों की खोज के बाद जितने भी यूरोपीय देश भारत आए, उनमें से 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली और सफल देश के रूप में उभरा।
सामान्य रूप से दुनिया में और विशेष रूप से भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और डेनमार्क के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता के लिए जिन प्रमुख कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वे इस प्रकार थे। ट्रेडिंग कंपनियों की संरचना और प्रकृति। घर पर कई प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के समामेलन के माध्यम से गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसके सदस्य सालाना चुने जाते थे। कंपनी के शेयरधारकों ने काफी प्रभाव डाला, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से वोट खरीदे और बेचे जा सकते थे। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थीं, और उनकी प्रकृति कई तरह से सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में सम्राट की 60% से अधिक हिस्सेदारी थी और इसके निदेशकों को सम्राट द्वारा शेयरधारकों से नामित किया गया था, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों के निर्णयों को पूरा करना था। शेयरधारकों ने कंपनी की समृद्धि को बढ़ावा देने में बहुत कम दिलचस्पी ली, क्योंकि राज्य ने शेयरधारकों को लाभांश की गारंटी दी थी। जनहित की कमी का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1725 और 1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई थी और कंपनी को केवल राज्य के एक विभाग के रूप में प्रबंधित किया गया था। नौसेना श्रेष्ठता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल सबसे बड़ी थी, बल्कि अपने समय की सबसे उन्नत भी थी। स्पेनिश आमदा के खिलाफ और ट्राफल्गर में फ्रांसीसी के खिलाफ जीत ने रॉयल नेवी को यूरोपीय नौसैनिक बलों के चरम पर पहुंचा दिया था। भारत में भी नौसैनिक जहाजों की मजबूत और तेज आवाजाही के कारण अंग्रेज पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को हराने में सक्षम थे। अंग्रेजों ने एक कुशल नौसेना के महत्व को पुर्तगालियों से सीखा और तकनीकी रूप से अपने स्वयं के बेड़े में सुधार किया। औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नई मशीनों जैसे कताई जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम और कई अन्य के आविष्कार के साथ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातु विज्ञान, भाप शक्ति और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में काफी सुधार किया। औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय देशों में देर से पहुंची और इससे इंग्लैंड को अपना आधिपत्य बनाए रखने में मदद मिली। सैन्य कौशल और अनुशासन। ब्रिटिश सैनिक एक अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे जिन्होंने युद्ध में नई रणनीति की कोशिश की। तकनीकी विकास ने सेना को अच्छी तरह से सुसज्जित किया। यह सब मिलकर के छोटे समूहों को सक्षम बनाता है। अंग्रेजी सेनानियों ने बड़ी सेनाओं को हराया। स्थिर सरकार। 1688 की गौरवशाली क्रांति को छोड़कर ब्रिटेन ने कुशल राजाओं के साथ स्थिर सरकार देखी। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने 1789 में हिंसक क्रांति देखी और उसके बाद नेपोलियन युद्ध। 1815 में नेपोलियन की हार ने फ्रांस की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया और तब से उसे ब्रिटेन के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1861 के अंत में इटालियंस एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो गए। डच और स्पेन भी 17वीं शताब्दी में 80 साल के युद्ध में शामिल थे, जिसने पुर्तगाली साम्राज्यवाद को कमजोर कर दिया। 1800 में दिवालियेपन से प्रभावित डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1830 में क्रांति के साथ ब्रिटेन को अपनी संपत्ति बेचने और एशिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। धर्म के लिए कम उत्साह। ब्रिटेन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में धर्म के बारे में कम उत्साही और कम रुचि रखने वाले विषयों में था। स्पेन, पुर्तगाल या डच की तुलना में ईसाई धर्म के प्रसार में। इस प्रकार इसका शासन कहीं अधिक स्वीकार्य था। ऋण बाजार का उपयोग। 18वीं शताब्दी के मध्य और 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन के सफल होने के प्रमुख और नवीन कारणों में से एक, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का पतन हुआ, यह था कि उसने अपने युद्धों को निधि देने के लिए ऋण बाजारों का उपयोग किया। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी।
फ्रांस और स्पेन जैसे ब्रिटेन के पराजित प्रतिद्वंद्वी देशों पर एक अच्छी वापसी के वादे पर सरकारी ऋण को मुद्रा बाजारों में बेचें। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अपनी सेना पर अधिक खर्च करने में सक्षम था। ब्रिटेन का प्रतिद्वंद्वी फ्रांस अंग्रेजों के खर्च की बराबरी नहीं कर सका। 1694 और 1812 के बीच पहले सम्राटों के अधीन, फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन और अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन फ्रांस पैसे जुटाने के अपने पुराने तरीकों से दिवालिया हो गया। सारांश। भारत के लिए समुद्री मार्ग क्यों? 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना आई। यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। संरक्षण के लिए आवश्यक मसालों की आवश्यकता वाले मांस की आपूर्ति में वृद्धि। 1463 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा और सीरिया और मिस्र बाद में तुर्कों द्वारा अनाब और तुर्क से निपटने के बिना भारत पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की मांग की। वेनिस और जेनोआ तुर्कों के लिए खड़े होने के लिए बहुत छोटा है। स्पेन और पुर्तगाल ने उत्तरी यूरोपीय लोगों द्वारा पैसे और पुरुषों के साथ और जहाजों और तकनीकी ज्ञान द्वारा सहायता प्राप्त की। जेनोइस पुर्तगाली अग्रणी, उसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेजी, डैन और फ्रेंच भारत पहुंचने के लिए। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। 1502 में वास्को की दूसरी यात्रा ने व्यापार की स्थापना की। कालीकट, कोचीन और कन्नानो में स्टेशन। फ्रांसिस्को डी अल्मडा 1505-09 पहले गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509-1515 को भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया, मुसलमानों को सताया। विजयनगर के श्री कृष्णदेव राय 1510 से भटकल पर कब्जा कर लिया और भारत के मूल निवासियों के साथ शादी करने की नीति शुरू की और प्रतिबंधित कर दिया। अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा। नीनो दा कुन्हा 1529-38 ने राजधानी को कोचीन से स्थानांतरित कर दिया। 1530 में गोवा, उसके शासन में दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह के पुर्तगाली कब्जे में आ गए। 1537 में पुर्तगालियों से बातचीत के दौरान दीव में बहादुर शाह की हत्या कर दी गई। भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारक। मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों और पड़ोसी के रूप में मराठों की उपस्थिति। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न से घृणा, जैसे कि धर्माधिकरण, जिसने पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के खिलाफ प्रतिक्रिया का कारण बना। पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं का उदय। भारत में पुर्तगाली प्रशासन की चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ। ब्राजील की खोज के कारण पश्चिम की ओर पुर्तगाली उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं का मोड़। डच। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरेगेज ओस्ट इंडीज की कंपनी, मार्च में गठित। 1602 डच संसद के चार्टर द्वारा युद्ध छेड़ने, संधि करने और किलों के निर्माण की शक्तियां थीं। भारत में डच कारखाने मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, विमलीपट्टम 1641, करिकल 1645, चिंसुराह 1653, कासिम बाजार बारानागौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 और कोचीन 1663। भारत में गिरावट। आंग्ल डच में डचों की हार, प्रतिद्वंद्विता और मलय द्वीप समूह की ओर डचों का ध्यान आकर्षित करना। बिदारा का युद्ध 1759, अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया।
दुनिया भर में फाउंडेशन ड्रेक की यात्रा के लिए अंग्रेजी कारक और शक्तिशाली स्पेनिश आमदा पर अंग्रेजी की जीत की ओर अग्रसर। महान महत्वाकांक्षा। गठन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ द्वारा जारी चार्टर द्वारा आए, जिसने कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार दिया। 15 साल के लिए इंडीज भारत में बस्तियां आए। पुर्तगालियों 1612 पर कैप्टन थॉमस बेस्ट की जीत के साथ अंग्रेजों ने सूरत 1613 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद सर थॉमस रो ने जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। बॉम्बे कंपनी के नियंत्रण में आ गया। चार्ल्स द्वितीय, जो इसे पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में प्राप्त करता था, ने इसे अंग्रेजी कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दिया। मद्रास ने फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम को अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल दिया, जब पूर्व को चंद्रगिरी प्रमुख ने 1639 में अंग्रेजों को दिया था। बंगाल के मुगल गवर्नर से सुरक्षित 3 गांवों सुतनुती, गोबिंदपुर और कालिकाता के विकास से कलकत्ता शहर विकसित हुआ। किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम 1700 रखा गया और यह 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता की सीट बन गई। फर्रुखसिया के फरमान 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले फॉर्मन्स ने दिया। बंगाल, गुजरात और में कंपनी को महत्वपूर्ण विशेषाधिकार। हैदराबाद कंपनियों का विलय 1635 में एक प्रतिद्वंदी कंपनी, जिसका नाम कॉर्टीन था। 1602 डच संसद के चार्टर द्वारा युद्ध छेड़ने, संधि करने और किलों के निर्माण की शक्तियां थीं। भारत में डच कारखाने मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, बिमलीपट्टम 1641, करिकल 1645, चिंसुराह 1653, कासिम बाजार बारानागोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 और कोचीन 1663। भारत में गिरावट। आंग्ल डच में डचों की हार, प्रतिद्वंद्विता और मलय द्वीप समूह की ओर डचों का ध्यान आकर्षित करना। बिदारा का युद्ध 1759, अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। दुनिया भर में फाउंडेशन ड्रेक की यात्रा के लिए अंग्रेजी कारक और शक्तिशाली स्पेनिश आमदा पर अंग्रेजी की जीत की ओर अग्रसर। महान महत्वाकांक्षा।